हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के एक पेपर जो कि 2025 के परीक्षा में सीधे सीधे छप करके आने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिख लेना है और यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे प्रवेश पत्र से। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका कोड है 822 AN और मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है। ठीक है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें से आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न आपको करके आना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, चाहे वह आपको आए या नहीं आए। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि के लिए निम्नांकित चित्रों द्वारा निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है और सही विकल्प चुन करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाना है, जितने भी खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, और वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर हम ऐसे लिख करके आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम खंड अ को पढ़ते हैं। तो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, देखिए क्या है। निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुन करके उन्हें क्रमवार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके चले आना है। ठीक है, अब देखिए आपका पहला प्रश्न है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने या माइकल एंजिल ने? तो देखिए लोकप्रिय पारिवारिक बजट का जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे वो थे एंजिल। तो इस यहां से राइट आंसर आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बॉक्स में रखना होगा, बैंक में जमा करना होगा, पड़ोसियों के घर में रखेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो बचत को सुरक्षित रखने का जो प्रमुख साधन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है बैंक में जमा करना, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब चलिए हम आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की है, जीवन बीमा निगम की है, या डाक खाने की है, या उपरोक्त में से किसी की नहीं है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? तो डाक खाने की है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ग हो जाएगा। डाक खाने लिख दिया है, कोई बात नहीं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम चीनी का दाम 90 रुपया है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? तो प्यारे बच्चों देखिए, 2 केजी का 90 रुपया है, तो 2 से भागा देंगे 45 आ जाएगा, और 5 केजी का पूछ रहा है ना, आप इसमें 5 से गुणा करा देंगे तो 225 आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन का बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 रुपया है, तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? आपको 1 लीटर का दाम दे दिया है, 15 लीटर का पूछ रहा है, आप लोग गुणा करा देंगे, इसमें और इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1061.25 रुपये। ठीक है, अब आपका प्रश्न संख्या 6 है कि कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? खसरा है, हैजा है, टिटनेस है या प्लेग है? तो जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा। जल से जो फैलता है उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों हैजा है। ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 है कि वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो वस्तुओं को जलने से कौन सी गैस बनती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 बनती है। कौन सी बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब प्रश्न संख्या 9 है कि कूड़ा करकट को किन माध्यमों में निस्तारित किया जा सकता है? गाड़ करके, जला करके, खाद बना करके, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कूड़ा करकट को हम लोग सभी माध्यमों से निस्तारित कर सकते हैं। ऑप्शन घ बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि संक्रामण रोग कैसे फैलता है? इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, तो इसका ऑप्शन है कि वायु से फैलता है, जल से फैलता है, संपर्क में फैलता है, या इन सभी विधियों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन सभी के द्वारा जो है संक्रामक रोग फैलता है। अब प्रश्न संख्या 11 है कि घर में सिलाई करने से क्या बचत होती है? मेरे प्यारे बच्चों, समय की बचत होती है, यहाँ धन है, धन की बचत होती है, कपड़े की, समय एवं धन की, समय, धन एवं कपड़े की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, समय, धन एवं कपड़े की बचत होती है। अब प्रश्न संख्या 12 है कि जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन
ए बी सी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी या विटामिन ई के। तो देखिए जल में जो विटामिन घुलनशील होती है वो होती है बी और सी, यानी कि राइट आंसर आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? विटामिन के, प्रोटीन के, ग्लूकोज के या खनिज लवण के। तो देखिए किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लूकोज के प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है। राइट आंसर ग हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होगा? तो लौह तत्व की कमी से मेरे प्यारे बच्चों एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा? एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन का बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? मानव के शरीर में फेफड़ों की कितनी संख्या होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 है कि कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक स्त्राव को रोकने के लिए किया जाता है? यानी जब हड्डियां टूट जाती है या दुर्घटना होता है तो किसका प्रयोग हम लोग ब्लड को बहने से, खून बहने से रोकने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टूर्निकेट का। ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न 17 है कि कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगने पर। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। आगे के ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों कि दम घुटने पर या तीनों अवस्थाओं में। तो देखिए कृत्रिम विधि से जो सांस दिलाई जाती है वो तीनों अवस्थाओं में दिलाई जाती है। ठीक है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? तेज ज्वर में, तीव्र वेदना में, हड्डी टूटने पर या मोच आने पर। तो देखिए बर्फ की टोपी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तेज ज्वर में। जब ज्यादा बुखार हो जाएगा तो हम लोग बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म सेक तीन अवस्थाओं में दी जाती है। किन अवस्थाओं में दी जाती है? तीव्र दर्द में या तीव्र ज्वर में या स्पंज करते समय या इनमें से कोई नहीं। तो गर्म सेक की जो दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों तीव्र दर्द में दी जाती है, यानी कि ऑप्शन का बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे का है कि एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए ये तो रहा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लिए। अब चलिए हम खंड ब के तरफ बढ़ते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ से आपको पूरे 50 नंबर का आंसर लिखना है। कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 50 नंबर का। अब चलिए निर्देश कह रहा है कि प्रश्न 21 से 26 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत देना है। आपका 21 नंबर सवाल है, प्रश्न है कि एक अच्छे बजट की 2 परिभाषाएं लिखिए या 2 विशेषताएं लिखिए। एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए हमको करना क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि कैसे कॉपी को लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब और प्रश्नोत्तर संख्या 21। अच्छे बजट की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला है कि यह अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है और दूसरा क्या है इसकी विशेषता? तो प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। तो इस तरह से 2 विशेषताएं हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लिख देंगे। अब हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन कि बचत क्या है? बचत से आप क्या समझते हैं? इसको लिख के आना है। आप यही लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 और हेडिंग लगाइएगा बचत। बचत में लिखेंगे कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो भी धनराशि शेष रह जाती है या बच जाती है उसे हम लोग बचत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बचत कहते हैं। तो इस तरह से लिख करके चले आना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि खून कितने प्रकार के होते हैं? ये सारे जो अति लघुत्तरी है सारे 2-2 नंबर वाले हैं। कितने नंबर वाले हैं? 2-2 नंबर वाले हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 23 लगाएंगे हेडिंग और लिखेंगे खून के प्रकार। आमतौर पर खून के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव होता है और ए बी निगेटिव भी होता है। तो इस तरह से हम लोग खून के 8 प्रकार आमतौर पर लिख करके चले आएंगे। अब आगे हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता की मापन की इकाई क्या है ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता के मापन के इकाई जो है डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। यानी ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में नापते हैं।
चलिए अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम क्या उपाय किया जाना चाहिए। कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम हम लोग उपाय क्या करेंगे। तो देखिए कचरा प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम लोग कूड़े करकट को घर से बाहर निकालेंगे और निकालने की समुचित व्यवस्था कर लेना है। तो इस तरह से कचरा प्रबंधन के लिए इतना भी लिख देंगे, आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 26 है। 26 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण बताइए। चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण क्या है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26। हेडिंग लगाइएगा बिल्कुल, और हेडिंग हर एक प्रश्न में लिखना है चिकनगुनिया के लक्षण। उसके आगे जो आपको एकदम आ रहा है वही लिखिए। लिखेंगे कि इस रोग में जोड़ों में दर्द रहता है तथा साथ ही ज्वर होता है, त्वचा शुष्क हो जाती है तथा प्रायः त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। बच्चों में रोग के संक्रमण से उल्टियां भी होने लगती है। तो ये चिकनगुनिया के क्या है, तो लक्षण है। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे हमारे प्यारे बच्चों निर्देश लिखा है कि प्रश्न संख्या 27 से लेकर के 31 तक लघु उत्तरी है। इसके उत्तर अधिकतम हमें 50 शब्दों के अंतर्गत लिख करके चले आना है। क्या करना है, 50 शब्दों के अंतर्गत लिख करके चले आना है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि डाक खाने में बचत खाता खोलने के लाभ, क्या लाभ होते हैं समझाइए। आपको बताना है कि डाक खाना में जब आप खाता खोलेंगे तो क्या लाभ होता है, आपको समझा करके लिखना है। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे देख लीजिए, एकदम बिल्कुल एक टॉपर द्वारा लिखी गई कॉपी है, ऐसे ही कॉपी में एकदम बढ़िया से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 27 लगाइएगा। लिखेंगे कि डाक खाने में बचत खाता खोलने के लाभ कौन कौन से हैं। तो डाक खाने में कम से कम 5 रुपया से कोई भी बालिग व्यक्ति एकल अथवा संयुक्त रूप से अथवा नाबालिग के नाम से डाक घर बचत खाता खोल सकता है। आप केवल 5 रुपया लगा करके खाता खोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि इसमें जमा धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज मिलता है। खाता खोलने पर ब्याज प्रति वर्ष 10,000 रुपया तक कर मुक्त है। कितना है, 10,000 रुपया तक कर मुक्त है। आयकर अधिनियम की धारा 80L के अंतर्गत प्रावधानों के तहत ब्याज की राशि पर आयकर राहत भी उपलब्ध है। तो इस तरह से हम लोग 27 का आंसर लिख लेंगे। अब आपका प्रश्न संख्या है 28। मानव जीवन के लिए जल के कार्यों की उपयोगिता पर वर्णन कीजिए। मानव के जीवन में जल के क्या क्या कार्य है, क्या क्या उपयोग है, इसको हमें लिख करके चले आना है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 28 लिखेंगे। जल की आवश्यकता, लिखेंगे कि जल शरीर की जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। यह प्यास को शांत करता है, रक्त को तरलता प्रदान करता है, पाचन क्रिया में तथा उत्सर्जन क्रियाओं को संभव बनाता है तथा शारीरिक स्वच्छता का मुख्य साधन भी जो है जल ही है। हमें जब भी शरीर को स्वच्छ करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जल का करेंगे। अब आगे प्रश्न संख्या 29 है कि मक्खियां किस प्रकार रोगों के वाहक का कार्य करती है। मक्खियों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, अथवा करके है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है। दोनों में से किसी एक का हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर लिख करके चले आना है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 29। अब लिखेंगे मक्खियों से फैलने वाला रोग के बारे में लिखा गया है। देखिए कि मक्खियों के पैर रोम युक्त होते हैं। जब ये कूड़ा करकट जल मल मूत्र थूक अथवा अन्य गंदगी पर बैठती है तो गंदगी के साथ रोगाणु भी इनके पैरों पर चिपक जाते हैं। जो रोगाणु हैं इनके पैरों पर चिपक जाते हैं। जब ये मक्खियां पेय एवं खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो ये गंदगी के साथ चिपके रोगाणु इन भोज्य पदार्थों पर भी चिपक जाते हैं। इस प्रकार मक्खियां जो है भोज्य पदार्थ रोगाणु युक्त हो जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति जब भी इस प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें रोगी बना देते हैं। तो इस तरह से जो मक्खियां होती है क्या करती है बाबू, तो मल मूत्र या गंदे स्थानों पर जाकर के बैठती है, अपने पैर के माध्यम से छोटे छोटे जो कीटाणु है विषाणु है उसको खाने में ला करके ला देती है। अब मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन से, तो हैजा जो है मक्खी के द्वारा फैलता है, टाइफाइड है और पेचिस है।
तो इस तरह से हम लोग 29 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। एकदम प्यारे से बच्चों लिख करके आना है। अब 23 नंबर है कि रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, अथवा करके है कि चेचक रोग के लक्षण, कारण और बचने के उपाय लिखिए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 30 आपको बनाना है। लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहने की इच्छा व क्षमता होती है, इसलिए प्रत्येक रोग के रोगाणुओं से हमारा शरीर संघर्ष भी करता है। जब हमारा शरीर संघर्ष में हार जाता है तभी हम रोग का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में होती है उसे ही हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यानी रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो भी क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहेंगे। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। 21 नंबर यहाँ से ही है कि 18 वर्ष की बालिका के पेटीकोट के नाम लिख करके ड्राफ्टिंग कीजिए, या सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने की विधि बताइए। तो आपको एकदम 31 नंबर प्रश्न ऐसे लगाएंगे हेडिंग और लिख देंगे कि सब्जियों के सूप का रेसिपी तथा बनाने की विधि कौन कौन सी है। तो सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने के लिए इनमें लिखी सूप सामग्री जैसे कि कटी हुई सब्जियां, नमक, काली मिर्च, घी, जीरा, पानी आदि ले लेना है। उसके बाद कटी हुई सब्जियों को पानी में अच्छी तरह धो करके किसी बर्तन में आधा लीटर पानी डाल करके आग पर चढ़ा देना है। तब सब्जियां गल जाएं, ठीक है, गल जाए तो उन्हें कुचल करके एवं मसल करके किसी बर्तन में छान ले तथा घी एवं जीरे का छौंक लगाए। अब स्वादानुसार नमक व पीसी हुई काली मिर्च उसमें डाल देना है। इस प्रकार से हमें सब्जियों के सूप वाली रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, बचत का महत्व क्या है, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित किया जा सकता है। अथवा करके है कि जल का संगठन बताइए तथा जल प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख कीजिए तथा जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत बताइए। तो देखिए हम लोग प्रश्न संख्या लिखेंगे क्या, 32। अब यहां से क्या करेंगे, पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट में हम लिखेंगे कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो भी धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। तो इस तरह से कर देंगे। आगे हम इसमें लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों बचत का महत्व। तो बचत के महत्व में क्या लिखना है कि बचत आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय को बचा करके उत्पादक कार्यों में विनियोजित किया जाता है। महत्व इस प्रकार है, परिवार की दायित्वों की पूर्ति के लिए, आकस्मिक संकटों का सामना करने के लिए, वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता के लिए बचत करना है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी बचत करना है, आर्थिक लाभ इत्यादि के लिए बचत करना है। आप बचत को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो देखिए बचत को सुरक्षित रखने का साधन इस प्रकार से, आप बैंक में रखिए, डाक खाना में रखिए, बीमा योजना कराइए, भविष्य निधि में रखिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट में रखिए, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना लीजिए या अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदिए। इस प्रकार से आप मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हो, तो बचत को सुरक्षित कर सकते हो। अब चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव लिखिए। अथवा करके है कि डेंगू के लक्षण, कारण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे किसी एक का ही ना, अथवा वाला में से किसी एक को लिखना है। तो हम लोग लिखे हैं कि डेंगू के लक्षण, कारण एवं रोकथाम के उपाय। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू के लक्षण क्या है, तो डेंगू के लक्षण है कि डेंगू के लक्षण निम्नलिखित है। इस रोग में तेज बुखार हो जाता है, सिर में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हल्की खांसी, गले में खराश की शिकायत भी होती है। रोगी को काफी थकावट तथा कमजोरी भी महसूस होने लगती है। रोग के बढ़ने के साथ साथ उल्टियां होती है तथा शरीर पर दाने निकल जाते हैं। अब डेंगू से बचने के उपाय क्या क्या है, तो डेंगू से बचने के लिए आवश्यक है कि मच्छरों से बचाव किया जाए। इसके लिए एक उपाय है कि मच्छरों को पनपने न दिया जाए। डेंगू फैलने वाले मच्छर, ठीक है, फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पनपते हैं, अतः घरों के अंदर तथा आसपास कहीं भी साफ पानी एकत्र न होने दे। पानी को ढक करके रखना है।
पानी को एकत्र नहीं होने देना है, ढक करके रखना है, फूलदानों आदि का पानी बदलते रहना है, मच्छरों की रोकथाम के साथ साथ स्वयं को भी मच्छरों से बचाना है। इसके लिए मच्छरदानी का उपयोग करिए तथा मच्छरों से दूर रखने के लिए क्रीम या तेल का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि मच्छर जो है मच्छर से बचा जा सके। तो इस तरह से लिख करके चले आएंगे। अब आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है 34 नंबर कि वायु द्वारा रोग फैलते हैं, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं वर्णन कीजिए। अथवा करके है कि विषाक्त भोजन, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विषाक्त भोजन से आप क्या समझते हैं, किसी एक का उत्तर हमें लिख करके चले आना है। अब हम लोग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 34 हेडिंग, और हेडिंग लगा दीजिएगा विषाक्त भोजन। पूर्ण रूप से स्वच्छ, पौष्टिक तथा उपयुक्त दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ भी कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना देते हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे। सामान्यतः ऐसे भोजन में कोई ना कोई पदार्थ व्यक्ति को ग्राह्य नहीं होता है। इसका मुख्य कारण होता है भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यही विषाक्त भी भोजन कहलाता है। ऐसा भोज्य पदार्थ जो हमें बीमार बना देते हैं उसे हम लोग विषाक्त भोजन कह सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों गृह विज्ञान की कॉपी को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुंदर लिख करके चले आना है, ताकि 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप गृह विज्ञान में 70 नंबर में 70 नंबर अचीव कर सको। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज पर यदि मेरे प्यारे बच्चों पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।